अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज ग्रीनस्टार और आज हम आईसीएस पार्ट वन न्यू सिलेबस 2025-26 का पार्ट वन का यूनिट वन का स्टार्ट करने लगे टॉपिक। हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था, जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम ये देखते हैं कि फ्रेमवर्क का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या वर्क है। बेसिकली फ्रेमवर्क जो है हमारा एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? प्री बिल्ट स्ट्रक्चर। अब हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हमें चीजें क्लियर होंगी। प्री बिल्ट स्ट्रक्चर है और ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। कैसे? ये हमें इजीली एंड क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने देखा कि फ्रेमवर्क का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या काम है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क हमारा प्री बिल्ट स्ट्रक्चर होता है। ये प्री बिल्ट स्ट्रक्चर है और ये हमें इजीली और क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है कि यूजर जो है वो आसानी के साथ सही तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करे ताकि इसे बाकी लोग भी समझ सके। इसमें जो चीजें शामिल होती हैं वो चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। It includes built-in tools, components, and rules। ये चीजें इसमें शामिल होती हैं, कंपोनेंट्स, रूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, ये कह सकते हैं या दूसरे में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए ये हेल्प करती है। ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। बेसिकली हमने देखा जो हमारा फ्रेमवर्क है वो बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है कि जो हमें इजीली और क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जो डेवलपर की हेल्प करता है। और इसमें जो चीजें शामिल की जाती है वो बिल्ट इन टूल्स, कंपोनेंट्स और रूल्स। ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। फाउंडेशन का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में बनाने में हमारी हेल्प करता है। और ये सबसे ज्यादा जो फोकस करता है, फोकस इसका होता है फोकस ऑन कोड, या ये कह सकते हैं स्पेसिफिक कोड। ये स्पेसिफिक कोड पे फोकस करता है। बाकी जितने भी हमारे स्क्रैच होते हैं, स्क्रैच वगैरह, उन पे फोकस नहीं करता। सबसे ज्यादा फोकस करता है कोड पे, जो भी स्पेसिफिक कोड होगा, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली, कंप्लीटली और अच्छे तरीके से वर्क कर सके। फ्रेमवर्क को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने देखा कि फ्रेमवर्क बेसिकली है कि हमारा फ्रेमवर्क एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर है जो हमें इजीली और क्विकली हेल्प करता है डेवलपर की, जो हमें इजीली और क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें हमने कुछ चीजें इंक्लूड देखी हैं जो बिल्ट इन टूल्स है, कंपोनेंट्स है और रूल्स है। और ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं और ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो कस्टमर के लिए, जो यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए वो अच्छे तरीके से आसानी से समझ आए और वर्क कर सके। इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। हमने ये तो देखा कि फ्रेमवर्क जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या काम करता है और किस तरीके से हेल्प करता है। अब इसके फायदे क्या हैं फ्रेमवर्क के, अब ये देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, टूल्स एंड फीचर्स जो प्रोवाइड करता है उससे हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो इजीली एंड क्विकली होता है। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है एफिशिएंसी, तो इसका मतलब है कि फ्रेमवर्क का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क ये है कि ये हमें टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिससे, अच्छा एफिशिएंसी में यही है कि जब हमें ये टूल्स और
टूल्स प्रोवाइड करेगा, फीचर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा इजीली और क्विकली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और कोडिंग स्टाइल यूज किया जाता है। लगातार जो है इसका स्ट्रक्चर जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है और ये हमें कोडिंग स्टाइल, जो न्यू स्टाइल प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। या इसके अलावा फाउंडेशंस होती हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी यूज की जाती हैं। कोड रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेम कोड को किसी दूसरे पार्ट्स में, दूसरी एप्लीकेशन में यूज भी कर सके, ताकि हमें सारा कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए कोड रीयूजेबिलिटी यूज की जाती है। ये थ्री जो है बेनिफिट्स हैं किसके, फ्रेमवर्क के, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। ये तीन पॉइंट्स हमने देखे, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। एफिशिएंसी में हमें क्या होता है, ये टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और कोडिंग स्टाइल्स होते हैं। और कोड रीयूजेबिलिटी में होता है सेम कोड को डिफरेंट पार्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर। बेसिकली ये पर्सन है कि डायरेक्टली किसी भी, यहाँ पे हमने देखा है सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े होते हैं वो हमारे स्टेक होल्डर में आते हैं। मतलब कोई एक कंपनी है, हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं कि उसके जो पार्टनर्स होंगे, बिजनेसमैन, या उसमें जो वर्कर एम्प्लॉय होंगे, जो भी उसमें वर्क करेंगे वो स्टेक होल्डर में आता है। मतलब कि जो किसी भी सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होगा वो होंगे स्टेक होल्डर्स। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो स्टेक होल्डर के, वो भी हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए गए। सबसे पहले आगे हम देखते हैं कि एसडीएलसी क्या है। अब इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर की भी बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले एसडीएलसी की बात करते हैं। एसडीएलसी का मतलब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी किसी जगह सॉफ्टवेयर की जगह ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से भी याद किया जाता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे कि किन स्टेप्स से, किन मराहिल से गुजर के हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, एक कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अपने प्रोग्रामर को, यूजर को बताएगा, ताकि वो उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो सारी चीजें उसमें ऐड कर सके जो उसने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनवानी है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो हम क्या देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होती है कि हम सबसे पहले करते हैं इंटरव्यूज एंड सर्वेज। सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, किससे, इंटरव्यूज करेंगे और सर्वे से। जब भी हमें नॉलेज मिलता है किसी से बातचीत करके, कन्वर्सेशन से, इंटरव्यूज करते हैं, सर्वेज करते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि हमें क्या क्या बनाना चाहिए, वो इसी से रिलेटेड है, इंटरव्यूज और सर्वे से होता है। नेक्स्ट हमारा इसी पॉइंट का है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशंस। कहते हैं ना कि आप यहां से किसी जगह गए हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, या इंटरव्यू देने जाते हो तो गेट क्रॉस करने से इंटरव्यू तक पहुंचने तक तो आप लोगों से पूछा जाता है कि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने क्या क्या चीजें इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो होती है ऑब्जर्वेशन। वो भी इंफॉर्मेशन में ऐड की जाती है, रिक्वायरमेंट में ऐड की जाती है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, डाटा को गैदर किया जाता है। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिव्यू, कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई पॉइंट्स लिखे, कोई रिसर्च आर्टिकल लिख लिया, तो उसके रिव्यू भी देखा जाता है। मतलब कि आपने पूरा आर्टिकल लिखा, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे, या डिटेल उसकी देखने के लिए हम चेक करते हैं कि भाई इसके पास नॉलेज कितना है, उसे पढ़ के आर्टिकल है, जो भी रिसर्च पेपर है, उसका रिव्यू देखेंगे, जिससे हमें डॉक्यूमेंट रिव्यू मिलता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन का। सेकंड पॉइंट है डिजाइन। सबसे पहले डिजाइनिंग में क्या करते हैं, क्रिएट डायग्राम।
अब किसी भी चीज के हवाले से जब हम बात करते हैं, सिंपल सी है, डिजाइनिंग के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपना मकान भी बनाते हैं ना, तो पहले आजकल आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, वो डिजाइन बना देता है, क्योंकि बनी बनाई बिल्डिंग्स में चेंजिंग करने से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए पहले डिजाइन बनाए जाते हैं। डिजाइन में सबसे पहला काम है डायग्राम को क्रिएट करना, मतलब क्रिएट डायग्राम। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका एक मॉडल तैयार कर लेते हो, डायग्राम को बना लेते हो, ताकि आसानी से वो चीजें क्लियर हो सके। तो डिजाइनिंग में सबसे पहले आप करोगे क्रिएट डायग्राम। नेक्स्ट है डेवलप मॉडल। जब आप डायग्राम बनाओगे उसे मॉडल की शक्ल दे देते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनका एआई के थ्रू आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि भाई ये जो मॉडल बन रहा है, कॉलोनी बन रही है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, तो वो इस तरीके से बनेगी। वो आप लोगों को स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी में जो दिखाता है वो हमारी होती है मॉडल। ठीक है, स्केच बना के दिखा दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा डिजाइन के पार्ट्स के अंदर जो है वो है प्लान, आर्किटेक्चर। भाई हमने ये चीज तो देखी, डायग्राम को क्रिएट किया, मॉडल बनाया, अब उसकी प्लानिंग कर देते हैं। ये जो आर्किटेक्चर बनाया, डिजाइन किया है, कि कितने वक्त में, कितनी कॉस्ट में, कितने अखराजात, एक्सपेंसेस कितने होंगे, कॉस्ट कितने होगी, टाइम कितना लगेगा, कितने हमें एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए काम करने के हवाले से हम प्लानिंग कर लेंगे आर्किटेक्चर के हवाले से। ये आर्किटेक्चर जो बना रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं, एज एक्सपेक्टेड है या नहीं है। इसके बाद है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई मतलब खास किस्म की रिक्वायरमेंट। हमने बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमने जो बनाना है अपने रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसमें से वो डाटा निकाल लेना जो हमारी डिमांड्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, वो हमारी होगी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के हवाले से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी का पार्ट है, वो है हमारा कोडिंग या डेवलपमेंट फेज। अब कोडिंग क्या है? हम जितने भी कोई भी डाटा लिखते हैं, कोडिंग ये होती है कि हम इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो है कोई ना कोई प्रोग्राम लैंग्वेज बनाती है। क्या बनाती है? प्रोग्राम लैंग्वेज, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज, कोई ना कोई प्रोग्राम लैंग्वेज। अब जितनी भी कोडिंग है वो किसी ना किसी लैंग्वेज में की जाती है। कोडिंग के हवाले से मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने बात की, पाइथन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी न्यू सिलेबस में जो लैंग्वेज दी गई है वो पाइथन है। या जावा की बात कर लेते हैं, सी और C++ की भी बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो कोडिंग हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो हमारी है पाइथन। तो हमने एग्जांपल के तौर पे ये ले ली कि कोडिंग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में की जा सकती है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के जरिए हम अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा टेस्टिंग। अब सबसे पहली चीज ये है, हम टेस्टिंग करेंगे। जब हमने देख लिया कि भाई कोडिंग कर ली, तो इसमें टेस्टिंग में कुछ पॉइंट आते हैं, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। अब यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। जो भी हमने बेसिकली फंक्शन किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो हम जितने भी फंक्शन, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करेंगे कि अगर हमने वो प्लानिंग जो की है, जो कोडिंग की है, हर एक कोड को चेक भी करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हमारी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में होगी। अब हमने ये देखा है कि टेस्टिंग ये कर रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट एक टेस्टिंग के साथ एक आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम उसकी स्पीड चेक करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, एफिशिएंसी चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हमने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। हमारे
डिमांड्स के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, वो हम इसमें देखते हैं। और इसके बाद कंपैटिबिलिटी है कि हम इसको कंपेयर भी करते हैं चीजों को। कंपैटिबिलिटी में हमने ये देखा है कि हम आजकल के दौर में जो कंपीट कर रहे हैं दूसरे प्रोग्राम में इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा वर्क सही करेगा कि नहीं, हमारी परफॉर्मेंस के मुताबिक जो टेस्टिंग कर रहे हैं उस हवाले से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, ये हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी के बाद है डिप्लॉयमेंट। अब बेसिक डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। बेसिकली हमारा नेक्स्ट जो एसडीएलसी का पार्ट है वो है डिप्लॉयमेंट। इसको एक बार कंप्लीट होने के बाद गो थ्रू में करवा दूंगा, दोबारा एक बता दूंगा ताकि व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कोशिश करेंगे आप लोग जितने अच्छे से ये आप फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी अभी हम कर रहे हैं ये अच्छे से समझोगे, आगे पाइथन के प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम वो पाइथन के प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। अब डिप्लॉयमेंट में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि भाई हमने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमने डेवलप किया है तो उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। मतलब कि अगर हम अपने किसी भी प्रोग्राम को अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर चला के दिखाना चाहते हैं तो पहले उसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के साथ ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब ये कि भाई हमने ये कॉन्फ़िगर कर लिया, इत्काज कर लिया, काम करने के काबिल बना लिया कि इंस्टॉल करने के बाद उसे चला के देखना, कॉन्फ़िगर करके देखना, काम करने के लिए यूज करना। इसके बाद है टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। थर्ड हमारा डिप्लॉयमेंट का जो पार्ट है टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। आई होप समझ आ जाए, सब कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए। हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि डिप्लॉयमेंट में हमने क्या क्या बात की थी। डिप्लॉयमेंट में सबसे पहले इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टिंग की है। तो टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड का मतलब ये है कि हमने जब चीजों को इंस्टॉल कर लिया, हमने उसे चला के देखना है, तो टेस्टिंग करनी है रियल वर्ल्ड में। हमने अपने कस्टमर को, अपने यूजर को, अपने प्रोग्रामर को चेक करवाने के लिए देने हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें हमने क्या किया, डिप्लॉयमेंट में तीन पार्ट देखे, पहला इंस्टॉलेशन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड है हमारा टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा एसडीएलसी का पार्ट है वो हमारा है मेंटेनेंस। अब हम कोई भी, अब एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, कोई सिस्टम दे देते हो तो आप लोग मेंटेनेंस का मतलब ये है कि साथ साथ उसको मेंटेन रखना, कि अगर उसे कोई सर्विस की जरूरत होती है, आपने सिस्टम को डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसमें अपडेशन करते रहें वक्त के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें डिबग करें एरर को, मतलब फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर के बारे में हमने पढ़ा था, ताकि मेंटेन रहे, सर्विस साथ साथ होती रहे, तो जितना भी आपको वर्क चाहिए उसके मुताबिक होता रहे। अब हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर चीजें हो जाए। हमने सबसे पहले देखा कि फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है, थोड़ा सा डिटेल के साथ स्लो पढ़ लेते हैं ताकि व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई फ्रेमवर्क जो है हमारा एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर होता है। अब प्री बिल्ट स्ट्रक्चर किस लिए यूज किया जाता है, डेवलपर को इस चीज की हेल्प देता है कि वो इजिली एंड क्विकली, मतलब जो यूजर को अच्छे तरीके से समझ आए और तेजी से वर्क करे, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करता है। और इसमें हमने देखा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, कि बिल्ट इन टूल्स है, कंपोनेंट्स है और उसके अलावा रूल्स है। ये हमारे रूल्स हैं फाउंडेशन के हवाले से जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज की जाती हैं। और ऐसी एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, ऐसी बनाई जाए जो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली यूज की जा सके, बहुत इजी हो और क्विकली हो। और हमने ये भी देखा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। हमने तो ये पहले देख लिया फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, अब हमने देखे हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क।
अब बेनिफिट्स क्या है, पहले एफिशिएंसी देखी हमने। क्या करता है एफिशिएंसी में, ये है कि बेनिफिट इसका, ये जो फ्रेमवर्क है हमें टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है। ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेमवर्क की तरफ से, जिससे हम अपने सिस्टम की स्पीड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। हमने देखा ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और कोडिंग स्टाइल्स, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड होगा, आम नहीं होगा, सही तरीके से वर्क करेगा, और इसकी कोडिंग जो स्टाइल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये भी हमें किसकी तरफ से मिलेगा, फ्रेमवर्क की तरफ से। नेक्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब ये कि हम जो सेम कोड होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में यूज कर सकें। लिखा हुआ भी है रीयूज सेम कोड इन डिफरेंट पार्ट्स, कि हम अपने एक ही तरह कोड, एक ही तरह के जो कोड लिखे जाते हैं वो बार बार उसे यूज कर सकें मुख्तलिफ पार्ट्स में। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो है स्टेक होल्डर क्या है। ठीक है, स्टेक होल्डर में हमने ये देखा कि स्टेक होल्डर हमारे जो है वो होते हैं कोई भी पर्सन, प्रोग्रामर जो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, वो हमारे होते हैं स्टेक होल्डर। हमने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर की जो बात की थी, रह गया था, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट वर्क कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, जो खुद काम कर रहा है, अपना स्टार्ट से एंड तक जो अपडेशन करेगा, चेंजिंग करेगा, कोई प्रोग्राम बनाएगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा एंड यूजर होगा। अब एंड यूजर तो हमने सारी बात की है कि जितने भी प्रोग्रामर पर्सन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होंगे वो हमारे स्टेक होल्डर होंगे। और पहला हमने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर देखा एंड यूजर, जो वर्क करेगा प्रोग्रामिंग के हमारे से। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो स्टेक होल्डर है, ये हम हाईलाइट करते जाते हैं। फर्स्ट स्टेक होल्डर ये हमारा एंड यूजर है। सेकेंड जो है वो हमारा क्लाइंट या कस्टमर होगा, क्योंकि वो भी आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने आपसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, कोई वर्क करवाना है, कोई प्रोजेक्ट करवाना है, जो आप उसे फुलफिल करके देंगे, वो हमारे होंगे क्लाइंट या कस्टमर है। ठीक है, जो प्रोग्रामर के पास आएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो स्टेक होल्डर है वो थर्ड, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। भाई हर चीज का कोई ना कोई मैनेजर होता है। जिस प्रोजेक्ट पे प्रोग्रामर काम कर रहे हैं तो उसका भी मैनेजर होगा, जो वो सुपरविजन करेगा, जो उसे देखेगा, ताकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। वो भी क्या होगा, आपका स्टेक होल्डर। दोबारा बता रहा हूं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जो अफेक्टेड बाय द सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिस्टम से जो अफेक्टेड होते हैं, मतलब सिस्टम के साथ जो जुड़े होते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। और नेक्स्ट हमने बात की डेवलपर्स की। फोर्थ पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो क्या है, डेवलपर्स। डेवलपर्स वो होंगे जो कस्टमर, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को डेवलप करेंगे, वो हमारे डेवलपर होंगे। बेसिकली ये हमारे यूजर हो सकते हैं, हमारे प्रोग्रामर हो सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, डेवलपर्स होंगे। नेक्स्ट बिजनेस एनालिस्ट। अब हम हर चीज को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है वो सिस्टम वर्क कर रहा है, वो इसमें हम देखते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट में ये है कि एनालाइज करेगा कि जैसे हमने मैनेजर की बात की, यहाँ पे भी हमने जितने स्टेक होल्डर यूज किए हैं, कोई प्रोग्रामर है, कोई मैनेजर है, कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपर है, वो सबको एनालाइज करेगा कि हमारी कंपनी जो है, हमारा जो बिजनेस है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। हमारा बेसिकली वो सेटिस्फेक्शन देते हैं कस्टमर को, एनालाइज करते हैं कि सही तरीके से हमारा वर्क होता रहे। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज क्लियर किए हैं फ्रेमवर्क पर। प्रीवियस टॉपिक जिसने अभी तक नहीं सुना, तो चैप्टर 1 का मैंने प्रीवियस टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से बताया है। उससे प्रीवियस टॉपिक हमने आउटकम्स देखी थी कि हमारे जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या लर्न कर सकता है, क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद हमारा सेकंड टॉपिक फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये भी देखा, बेनिफिट्स भी देखे फ्रेमवर्क के। उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेक होल्डर देखे, और हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो क्या है, क्या कर सकते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने देखा है।
और नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है हमने SDLC, जिसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। उसके 6 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जिस चीज में आप लोगों को क्लियरेंस नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो वो चीज आप लोग पूछ भी सकते हो। तो मैं आप लोगों को SDLC की एक छोटी सी डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उसको डायग्राम के जरिए भी शो करवा सकते हैं। सिंपल सी डायग्राम है, इसी को ही हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चलो ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने साथ नोटबुक रखी होगी और बॉल पेन वगैरह रखा होगा ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। हम SDLC का कुछ पार्ट्स इसमें लिख देते हैं। ये सारा मिटा देते हैं। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ये टॉपिक नोट किए होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि वो भी उनके आप लोगों को मैं जवाब दे सकूं, क्लियर करवा सकूं। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब इनकी डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं कि डायग्राम, अब डायग्राम सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हमने बात की थी। जैसे वैसे भी आप लोग जब इन चीजों को यूज करो तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिजाइनिंग की मॉडल की शक्ल में हम चीजों को शो करवाते हैं। तो हम इसको यहां से ये शो करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हमने यहां से जैसे देखा था डिजाइन, ठीक है। और थर्ड जो हमने पार्ट देखा है वो हमारा है कोडिंग। कोडिंग या डेवलपमेंट प्लानिंग जो होती है, प्लान होता है, वो हम यूज करते हैं। हमने डिटेल के साथ सब चीजों को देखा। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है टेस्टिंग। इस तरीके से आप चीजों को जब लिखते हो तो ज्यादा क्लियर हो जाती हो। ये हमारी होगी टेस्टिंग। और हमने डिटेल के साथ देखा कि किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग देखी थी, परफॉर्मेंस देखी थी, कंपैटिबिलिटी देखी थी। और इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिप्लॉयमेंट। ये हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। इधर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं यहाँ बना देता हूँ फिलहाल, ये डिप्लॉयमेंट होगी। और लास्ट हमारा है मेंटेनेंस। ये हमारे पॉइंट। हमने SDLC के पार्ट देखे। जैसा कि आप लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ इंशाल्लाह बताता जाऊंगा कि हम ऑफिस, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर सिलेबस में MS ऑफिस भी होता है और पाइथन लैंग्वेज पे प्रोग्राम भी बनाएंगे। और जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप लोग इजीली उसे घर बैठे हुए कवर कर सकें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारी चीजें क्लियर करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।